हेलो साथियों, कैसे हैं। शिवान अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें देख रहे थे। और थर्मोडायनेमिक्स में जो कह सकते हैं कि एक तरह से हम जो ऊष्मीय विकिरण वाला जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था ना। लास्ट टाइम हमने देखा था कौन सा, ऊष्मीय विकिरण देखा था। उसमें विकिरण के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, कुछ जो नियम है, जैसे स्टीफेंस नियम वगैरह जो है, वीन का विस्थापन नियम, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक एक छोटा छोटा फॉर्मूला है उसका, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे जो कैसे रेडिएशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये सारे फॉर्मूले दिए गए थे। ये फॉर्मूले देख के करीब करीब 15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। देन उसके बाद रेस्ट जो हमारा 45 मिनट का लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे रहेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज, जो आपने पहले इससे पहले कभी नहीं किए होंगे। ये गारंटी है मेरी। और जिन्होंने भी अगर मान लो कोई किए होंगे तो कोई 1% या आधे % जो लोग हैं जिन्होंने ये न्यूमेरिकल इस तरह के किए होंगे, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि ऐसे जो थर्मोडायनेमिक्स पे आज जो हम पिछला जो भी हमने पढ़ा था, है ना, उसके अंदर जो भी ये स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड और ये जो एंट्रोपी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हमारे करने की आदत होती नहीं है नॉर्मली, ठीक है। और ये इस तरह के न्यूमेरिकल हैं जो मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं। और वो न्यूमेरिकल आप, और सिर्फ सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने जो कल कंसेप्ट समझाए थे पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, लेटेंट हीट वाला जो कंसेप्ट था, यानी कि गुप्त ऊष्मा वाला, बस वो कंसेप्ट आपको दिमाग में रहेगा तो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना मतलब सिंपल सा था। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और अगर हमने ये वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा, ये न्यूमेरिकल्स करना नहीं सीखे हैं, तो आप उसको कतई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो मुझे बचा हुआ है इस थर्मल रेडिएशन से रिलेटेड वो मैं आपको करवा देता हूँ। देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, क्योंकि पिछला हम किरचॉफ लॉ देख लिया था, किरचॉफ लॉ देखा था, तो उसमें जब मैंने आपको रेडिएशन पढ़ाया था, किरचॉफ लॉ के बाद में पढ़ा था शायद हमने रेडिएशन। तो रेडिएशन में हमने क्या कहा था? रेडिएशन में हमने ये कहा था कि कोई भी जो रेडिएशन अगर टोटल रेडिएशन मान लीजिए क्यू, उसमें हीट है वो अगर आती है, इंसिडेंट होती है किसी पे, तो उसमें से क्या होगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सॉरी, रिफ्लेक्ट यहाँ लग देता हूँ, ट्रांसमिट लास्ट में, ठीक है। ये कंडीशन थी। और यहाँ से जब हमने देखा तो क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। इनको हमने कोफिशिएंट नाम दिए थे, और ये था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और ये था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर a इक्वल टू 1 हो और r और जो t है वो अगर 0 हो, यानी कि एक ऐसी हमारे पास बॉडी है जिस बॉडी के ऊपर हम अगर रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, उसको आपतित करते हैं, तो सारे की सारी एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये 1 का पार्ट है जब ये भी Q के बराबर, यानी कि जो Q है, जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जो आपतित कर रहे हैं रेडिएशन, वो सारी की सारी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। उसको क्या किया, अवशोषित कर लिया। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कितना है, 0। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कितना है, 0 है। तो उस केस में ये जो कंडीशन होती है, ये किसके लिए होती है, ये होती है आदर्श कृष्णिका। इसे क्या बोलेंगे, आदर्श कृष्णिका, ठीक है। यानी कि ब्लैक बॉडी, इसे क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी, ठीक है। आदर्श कृष्णिका यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है, आदर्श कृष्णिका आइडियल लगा देते हैं इसके आगे, ये क्या होगी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी होगी। वैसे नेचर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आइडियल है ना। मैंने आपको पहले ही कहा था जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आइडियल नाम आ रहा है ना, आइडियल कभी कोई चीज होती नहीं है ना। आइडियल जो है वो कभी चीज नहीं होती है। आइडियल के आसपास हम पहुंच सकते हैं, लेकिन आइडियल कोई चीज नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 हो। ये 0.99999% कुछ हो सकता है ना, पर एग्जैक्टली 100% यानी कि 1 होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी किसी बॉडी के लिए नहीं होती, ठीक है। तो जिस चीज के लिए भी आदर्श कार्नो इंजन, तो आदर्श जो चीज है वो कभी नहीं होगी, ठीक है। आइडियल डायोड कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के क्या है, ये जो कंडीशन होगी वो होगी आदर्श कृष्णिका के लिए। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पूरा क्या रहेगा, आदर्श कृष्णिका यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। ये कंडीशन आपने लिख लेना है। ठीक है, चलिए, तो जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा आदर्श कृष्णिका। आइडियल ब्लैक बॉडी, हिंदी में कहेंगे तो आदर्श कृष्णिका। सॉरी, तो आदर्श कृष्णिका जो है
कैसी होती है? वैसे तो क्या है, जो जो भी काली वस्तु होती है उसके ऊपर हम कोई भी रेडिएशन अगर डालते हैं तो वो काली वस्तु क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कंप्लीटली नहीं करती है। ठीक है, तो आदर्श कृष्णिका बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक जो है केविटी लेते हैं, इस तरह की कोठर जिसको बोलते हैं, एक केविटी हमने ले ली है, और इस केविटी में क्या हल्का सा छेद होता है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक ट्राइंगल के शेप में थोड़ा उभार दे देते हैं। तो जैसे ही इसमें मान लीजिए कोई रेडिएशन अंदर जा रही है तो वो क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और अंदर वाला जो इसका पार्ट बनाते हो क्या बनता है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और इसमें से क्या होगा, जो हमने अंदर रेडिएशन भेजी है वो इसके अंदर ही रह जाती है, यानी कंप्लीटली क्या होगा, इसको एब्जॉर्ब उसने कर लिया। हो सकता है कुछ पोर्शन इसके अंदर मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर यहीं पहुंचे तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, लेकिन इसे हम क्या कह सकते हैं, एक आदर्श कृष्णिका मान सकते हैं, लेकिन है नहीं ये भी। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी कुछ ना कुछ क्या होगा, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह का एक कोठर बनाते हैं जिसके अंदर की जो दीवार है वो क्या कंप्लीटली रिफ्लेक्टर है। ठीक है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टर है, तो वो क्या बनेगी, एक आदर्श कृष्णिका की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, वस्तु को, है ना, एक आदर्श कृष्णिका की बात हम करते हैं, तो अगर हम किसी भी वस्तु को सबसे पहले तो हम गर्म करते हैं तो अच्छा, इसमें पहले कोफिशिएंट की बात कर लेता हूँ मैं, है ना, एक दो नियम है वो बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम जो है वीन के विस्थापन नियम पे चलेंगे। वीन का विस्थापन नियम का मतलब है कि आदर्श कृष्णिका का स्पेक्ट्रम कैसा होता है उसकी बात हम करेंगे ना, वहाँ से वीन का विस्थापन नियम हमारे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवशोषण गुणांक, है ना, अवशोषण क्षमता जिसको कहते हैं। गुणांक हमने देख लिया था, ये आप देख लें, कुछ डेफिनेशन है अवशोषण क्षमता, इंग्लिश में कहेंगे तो एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, अवशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर, TION। अब ये होता क्या है, तो आप देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप अब रेडिएशन दे रहे हैं तो रेडिएशन में क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी। तो फिक्स वेवलेंथ के लिए भाई वेवलेंथ तो कहाँ से हो सकती है, अगर लेमदा की बात करें हम तो वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। भाई 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो है इसकी लेमदा की विकिरण की क्या हो सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अगर हम स्टार्ट करें बहुत कम 0 के आसपास से तो क्या होगी, पहले गामा रे, फिर एक्स रे, ऐसे करके चलते हैं, फिर यूवी रे आती है, फिर अपने पास ये आती है क्या बोलते हैं विजिबल वाली, फिर इंफ्रारेड आती है, फिर माइक्रोवेव आती है, फिर रेडियो आती है, ऐसे करके उसकी वेवलेंथ क्या है 0 से लेके इनफाइनाइट तक सारी वेवलेंथ जो है इसकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ अवशोषण क्षमता यानी एब्जॉर्प्शन पावर की अगर बात करें तो क्या है, कोई फिक्स अगर आपके पास कोई रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लेमदा है। ठीक है, और अगर वो किसी जो भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट या फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब जो भी वस्तु है उस वस्तु पर अगर हम इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, ठीक है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल में और एकांक समय में कितनी जो है वो रेडिएशन जो है वो अवशोषित हो रही है, यानी क्या क्या लिखा मैंने, एक तो क्या होना चाहिए एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, यानी कि यूनिट एरिया में, दूसरा एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में, है ना, तो यूनिट टाइम, यानी कि रेडिएशन अगर मान लीजिए इस पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए एरिया कितना है, यूनिट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितनी रेडिएशन वो अवशोषित करेगी वो उसकी क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इसकी एब्जॉर्प्शन पावर कहलाएगी। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, लेमदा फिक्स होना चाहिए, है ना, लेमदा क्या होना चाहिए, फिक्स। तो एक फिक्स लेमदा के लिए, फिक्स वेवलेंथ के लिए, फिक्स तरंग दैर्ध्य वाले जो विकिरण है वो अगर किसी वस्तु पर क्या होती है, आपतित होती है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में अवशोषित जो उसकी ऊर्जा होगी वही क्या होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन क्षमता यानी कि उसकी अवशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर कहलाती है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको जब डिनोट करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं ए लेमदा से। ठीक है, ए लेमदा से क्यों, क्योंकि ए तो है एब्जॉर्प्शन पावर के लिए नोटेशन, और ये लेमदा क्या है, इस लेमदा को हम बोलते हैं कि फिक्स वेवलेंथ वाली हम उसकी बात कर रहे हैं ना, वेवलेंथ क्या कर रहे हैं, फिक्स वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अब क्योंकि देखो अवशोषण क्षमता तो सारे में हो सकती है, अब लेमदा फिक्स है इसलिए क्या कह सकते हैं इसको, इसके आगे एक नाम जोड़ दिया स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रमी अवशोषण
गुणांक, स्पेक्ट्रमी अवशोषण गुणांक, और ये किसके हैं, इसको ए लैम्डा से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, स्पेक्ट्रमी क्यों, क्योंकि देखो वो ए था, उसमें से क्या था, कोई भी वेवलेंथ आ सकती थी थोड़ी देर पहले, और ए लैम्डा का मतलब क्या हुआ, आपने लैम्डा यानी कि जो विकिरण है उसकी वेवलेंथ जो है उसको फिक्स कर दिया है। ठीक है, चलो, तो वेवलेंथ फिक्स करने से क्या हुआ, उसकी एनर्जी फिक्स हो गई, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, न्यू को किस में करोगे, सी अपॉन लेमदा में, तो क्या हुआ, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमदा, तो लेमदा फिक्स करते हैं, उसकी एनर्जी जो है विकिरण की वो आपने फिक्स कर दी। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्या हुआ, अवशोषण गुणांक हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कुल ऊर्जा की हम बात करें कि एनर्जी कितनी हो गई है ना, तो जो टोटल हमारे पास एनर्जी की हम बात करें, जिसे हम डी क्यू कह रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप dt समय तक अगर उसको वो दे रहे हैं, है ना, तो dt समय तक अगर आप उसको दे रहे हैं, तो कुल मिला के अगर ऊर्जा की बात करें, विकिरण ऊर्जा की, तो वो dq क्या हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे, ये तो dq, सॉरी, ये dq मान लीजिए ऊर्जा आप दे रहे हैं, मैंने गलत बोल दिया, dq अगर आप मान लीजिए एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी कितनी है, dq एनर्जी है। ठीक है, अब ये अवशोषित कितनी हुई इसमें से, ठीक है, टोटल एब्जॉर्ब, ठीक है, टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, कुल अवशोषित ऊर्जा। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये वो चीज शो करता है कि कितनी अवशोषित हुई है, उसका गुणांक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वही 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो 0 से 1 अब अपन ऊर्जा कितनी दे रही है, मान लीजिए dq ऊर्जा दे रहे हैं, तो dq ऊर्जा अगर हम दे रहे हैं तो कुल अवशोषित ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कुल अवशोषित ऊर्जा, अच्छा, कुल की बजाय हम सिर्फ अब्जॉर्ब यही बात कर रहे हैं पहले तो। ठीक है, कि dq एनर्जी देने पे कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, a लैम्डा dq, और अगर कुल की बात हम करेंगे, टोटल एनर्जी जो अब्जॉर्ब हुई है वो क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 से इनफाइनाइट, मान लीजिए आप 0 से इनफाइनाइट तक इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रल कर लेते हैं, तो इंटीग्रल करके आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल जो एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी हुई है वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही एमिशन, क्योंकि एक चीज दिमाग में रखिए, क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोग इसमें, ये तो एब्जॉर्प्शन की बात कर ली मैंने, ठीक है, दूसरा जो अपने पास ये आएगा, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, वो आएगा एमिशन के। भाई एब्जॉर्ब हो रही है ना, यानी कि अवशोषित हो रही है, अवशोषित होने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार, आप खाना बनाया कभी आपने, तवा देखा ना, तो आप जब गर्म चीज जब है उसके आसपास आप देखना कि उसमें से क्या निकलती है, आपको एकदम मतलब कि रेडिएशन निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो रेडिएशन निकलती हुई दिखेंगी, इसका मतलब क्या, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो एमिट भी करेगा। ठीक है, तभी तो क्या होगा, उसमें से थर्मल जो रेडिएशन है वो निकलती हुई दिखती है ना, आपको कैसी कलर की, पानी कलर की होती है वो थोड़ी थोड़ी, है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म जब तवा हो जाता है या कोई चीज़ हो जाती है, तो उसके बाद आप देखना उसमें से आपको ये जो वेव है वो आसपास से निकलती हुई दिखती है आपको, है ना। अब क्यों दिखती है, क्योंकि वो वायु, क्योंकि उसने एनर्जी ली है, अब वो एनर्जी क्या कर रहा है, वापस एमिट भी कर रहा है, तो वहाँ पे एमिशन का जो है वो भी एक उत्सर्जन क्षमता जिसे बोलते हैं, यानी कि एमिशन पावर है, वो भी वहाँ पे एक आपके पास कंसेप्ट रहेगा ना, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन क्षमता। अभी हमने क्या देखी, अवशोषण क्षमता, अवशोषण का मतलब हम अगर किसी को रेडिएशन दे रहे हैं तो वो उसको अवशोषित कर रहा है। अब ये एमिशन क्या करेगा, जो अवशोषित कर रहा है वो क्या करेगा, वापस जो है पावर को देगा भी सही। ठीक है, तो इसे बोलेंगे उत्सर्जन क्षमता, यानी कि एमिशन पावर। ठीक है, अब एमिशन पावर में भी सेम चीज क्या हो रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वस्तु है, उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित जो हमारे पास क्या होगी, उसकी रेडिएशन होगी, उसकी एनर्जी को उसको क्या बोलेंगे, उसकी उत्सर्जन क्षमता बोलेंगे। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि लेमदा हमारा फिक्स रखेंगे, इसलिए इसे भी किससे डिनोट करेंगे, ई लेमदा से। ठीक है, वो अब्जॉर्प्शन था इसलिए ए था, यहाँ पे क्या है, एमिशन हो रहा है, इसे ई लेमदा से करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, उसकी लेमदा भी चेंज होगी। लेकिन टेम्परेचर अगर हम फिक्स रख रहे हैं, तो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में, यानी कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसकी जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्सर्जन क्षमता, यानी कि एमिशन पावर बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको जब हम डिनोट करेंगे, इसको भी स्पेक्ट्रमी से, क्योंकि लेमदा हम फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास होगा एक स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता।
ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। और वो ई लेमदा होता है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है लेमदा वे लेमदा प्लस डी लेमदा, है ना भाई। एक रेंज होगी लेमदा की, ऐसा तो नहीं कि फिक्स लेमदा होगा, कुछ भी एक रेंज होगी लेमदा प्लस डी लेमदा, लेकिन ये डी लेमदा बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। इसको जो है इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो ये उत्सर्जन क्षमता है ई, ठीक है, ये क्या हो जाती है? तो उत्सर्जन क्षमता और उत्सर्जक जो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से मैं यहाँ से एक चीज़ और डिनोट करने वाला हूँ, जिसे आपेक्षिक उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। चलो उसको आप भूल जाइए, अभी तो आप इससे लिखिए स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता जो है वो ये आपके पास होती है विकिरण, यानी कि लेमदा प्लस डी लेमदा, यानी कि एक हमारे पास कोई रेंज है, छोटी सी फिक्स रेंज है ना। डी लेमदा जो है वो बहुत कम होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, उस केस की बात करूँ, क्योंकि हमें लेमदा क्या करना है? फिक्स करना है, इसलिए, ठीक है। तो डी लेमदा टेंडिंग टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ? जीरो होने का मतलब हुआ वो लेमदा ही है अल्टीमेटली। तो लेमदा और लेमदा प्लस डी लेमदा के बीच में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय डी लेमदा, अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे तात्क्षणिक मान लीजिए एक तरह से, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पढ़ते हैं, उसमें भी क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt, तो इसका मतलब वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? डेल्टा टी लिमिट लगाते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, यानी कि एक फिक्स टाइम के ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ है कि एक फिक्स लेमदा के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है? प्रति एकांक एरिया, प्रति एकांक समय, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आना, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे इनको यूज करना है आगे जो आने वाला नियम है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, उसमें क्या होता है? आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब यह है कि अगर वो जिस रेडिएशन का या जितनी का एमिशन करता है, अवशोषण करता है, उतना ही क्या करेगा? वो वापस एमिशन यानी कि उत्सर्जन करेगा, ठीक है। ये आइडियल जो है आपके पास ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन होती है, और यही क्या है? किरचॉफ का नियम। तो आगे आ जाइए। अब किरचॉफ का नियम पढ़ाने के लिए मुझे सब चीज़ें करनी पड़ी। तो अगला है हमारे पास किरचॉफ का नियम, ठीक है। अगला है किरचॉफ का नियम, जिसे हम लिखेंगे, ये किरचॉफ, वही किरचॉफ है, किरचॉफ लॉ, ठीक है। ये किरचॉफ का नियम हमने वहाँ पे पढ़े थे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलग अलग नियम है, वो किसके लिए है? करंट के लिए। और ये किरचॉफ का नियम किसके लिए है? ये है रेडिएशन के लिए, ठीक है, आदर्श कृष्णिका के लिए। और ये किरचॉफ का नियम क्या कहता है? ये कहता है अगर आपके पास निश्चित ताप है, तो किसी निश्चित ताप के ऊपर जो है और निश्चित ताप और निश्चित वेवलेंथ, दोनों चीज़ें निश्चित होनी चाहिए। जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था, दोनों निश्चित है ना। तो निश्चित ताप और निश्चित जो आपके पास तरंग दैर्ध्य है, उसके ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी यानी कि नियतांक रहेगा, है ना। उत्सर्जन और अवशोषण जो क्षमता है, उन दोनों का क्या रहेगा? एक नियतांक जो है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि किसी निश्चित यानी कि सर्टेन या फिक्स टेम्परेचर व तरंग दैर्ध्य लेंथ, ठीक है, पर एक आदर्श कृष्णिका के लिए ई लेमदा व ए लेमदा का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे तो एट एनी क्या कह सकते हैं इसको, फिक्स टेम्परेचर एंड एट एनी फिक्स टेम्परेचर एंड वेवलेंथ द रेशियो ऑफ ई लेमदा एंड ए लेमदा फॉर ए आइडियल ब्लैक बॉडी इज फिक्स या इज कांस्टेंट, ठीक है, इज फिक्स या इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ई लेमदा अपॉन ए लेमदा की अगर हम बात करें, ई लेमदा और ए लेमदा की अगर हम बात करें, तो ई लेमदा अपॉन ए लेमदा जो है ये किसके बराबर रहेगा? ये कांस्टेंट के बराबर रहेगा, जिसे ई कहेंगे, ई लेमदा कहेंगे। और ये क्या है? स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु जो है, जिसे हम कोई भी वस्तु के लिए है, आदर्श कृष्णिका के लिए भी है, कोई भी वस्तु के लिए है, तो उस वस्तु के लिए क्या होगा? उस वस्तु के लिए
जितना हम उसको, मान लीजिए आपने, मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने कहा अगर आप किसी जो वस्तु है उसको टेम्परेचर आप देते हैं, जैसे मैंने तवे का एग्जांपल अभी लिया था आपने ना, रोटी बनाते हो तो मैं तो बनाता हूँ, इससे मुझे पता है, आपको भी कभी कभार जरूरत पड़ती है ना, बनाते हैं ना, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो खूब बनाते थे, ठीक है, अभी आपकी लगभग स्टूडेंट लाइफ भी चल रही होगी तो आप देखना, तवा जब आप गर्म करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हीट दे रहे हैं, तो वो गर्म हुआ, तो गर्म होने के बाद कुछ समय बाद आप देखेंगे जब वो गर्म होते 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 आप उसके आसपास भाप निकलती हुई दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसका मतलब क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है उसका, तो उस केस पे जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही क्या कर देगा, एमिट कर देगा। तो अल्टीमेटली वो एक फिक्स टेम्परेचर, भाई आपने रेडिएशन दी, रेडिएशन थर्मल रेडिएशन दी, थर्मल रेडिएशन से क्या हुआ, वो गर्म हुआ, गर्म होकर एक टेम्परेचर उसका क्या होता है, लास्ट में जाके फिक्स टेम्परेचर हो जाता है। जब फिक्स टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें क्या हुआ, एमिशन भी होगा, तो वो जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होते हैं, उनकी रेट बराबर हो जाती है, और वहाँ क्या आती है, एक फिक्स क्वांटिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसे ये किसने दिया था नियम, ये दिया था किरचॉफ ने, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपको मतलब कि जो भी क्या कह सकते हैं कि इसके नियम थे इस आइडियल ब्लैक बॉडी से रिलेटेड, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। एक वीन का विस्थापन नियम बचता है, वो किस पे आता है, इसके स्पेक्ट्रम जो है उसके ऊपर, कि मान लीजिए आप अलग अलग एक कोई ब्लैक बॉडी लेते हैं, है ना, तो उस ब्लैक बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अगर आप ग्राफ बनाते हैं, किसमें, लेमदा और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, या सॉरी लेमदा और उसकी जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी उसकी एमिट हो रही है उसके बीच में, ठीक है। तो उस बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाता है, उसकी मैं यहाँ पे बात जो है करने वाला हूँ। और वो जो है यहाँ से मिल जाएगा आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अभी सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा है, कल से मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, सब कुछ थ्योरेटिकल है। जब आप इस पे न्यूमेरिकल पे जाएंगे या इसके कंसेप्ट पे जाएंगे तो आपको जरूर ये चीज़ें जो है वो लगेगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल चल रहा है काफ़ी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर का बात है, 10 मिनट के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। जब आप इसके अंदर यू और लेमदा के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, यू का मतलब क्या है, एनर्जी डेंसिटी, जो कोई ब्लैक बॉडी जिसमें से उत्सर्जित एनर्जी हो रही है ना, ये क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा घनत्व, ठीक है, लेमदा के अंदर है, ठीक है। एमिटेड एनर्जी डेंसिटी, उस एनर्जी डेंसिटी और इसके बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये एक फिक्स टेम्परेचर टी पे आपने बनाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स लेमदा, जो ये लेमदा इसको मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, इस लेमदा मैक्सिमम पे आपको एनर्जी डेंसिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा, इससे कम पे भी कम मिलेगी, इससे ज़्यादा पे भी क्या मिलेगी, जो है वो कब मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग जो है, ये तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहाँ से हम जो है एक नियम जो है उसको डिफाइन करेंगे जिसे बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम, ठीक है। क्या है वो, वीन का विस्थापन नियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना, इस पे न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाता है। हिंदी में इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, यानी कि वीन का विस्थापन नियम। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि एक फिक्स, ये क्या किया हमने, एक फिक्स टेम्परेचर पे जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी बात करें तो फिक्स टेम्परेचर पे उत्सर्जन में एक फिक्स टी और इस लेमदा जो है, लेमदा मैक्सिमम, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन आप करते हो तो वो क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेमदा, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमदा मैक्सिमम, इज इनवर्सली, मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम का मतलब है वो लेमदा या वो तरंग दैर्ध्य जहाँ पे एनर्जी डेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो उस केस के लिए ये क्या मिलेगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे वीन कांस्टेंट बोलते हैं। तो लेमदा m इंटू टी इज इक्वल टू बी, ठीक है। और बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है, ठीक है, बी क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू आती है बी की, वो वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ ये कितना होता है, b इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ अच्छा, इसकी वो जो डायमेंशन है वो है मीटर और केल्विन,
ठीक है। इसकी डायमेंशन यहाँ से देख सकते हैं, मीटर, ये मीटर में होती है, ये केल्विन में, तो मीटर केल्विन जो है इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ये जो है इसे क्या बोलते हैं, वीन कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, वीन का नियतांक यानी कि वीन कांस्टेंट। अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ वीन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट। ठीक है। ये जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं फिर से मैं आपको कह देता हूँ, अलग अलग टेम्परेचर पे जाओगे तो ये आपको अलग अलग जो है वैल्यू दे देगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अलग अलग टेम्परेचर की बात मैं करूँ तो उसमें ग्राफ, एक और ग्राफ बना लेना आप लोग। कैसे बनाओगे, ये तो इसका ग्राफ हो गया एक, ये यू और लेमदा में अगर ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह के ग्राफ आपको मिलते हैं अलग अलग टेम्परेचर की हम बात करें तो। ठीक है। ये इस तरह के आपको जो है ग्राफ मिलेंगे। सॉरी, इसको इधर बनाना था थोड़ा। भाई ये इसका मैक्सिमम वाला हो गया, तो ये जो कम टेम्परेचर पे होगा तो मैक्सिमम कुछ आपको पहले ही मिल जाएगा, तो थोड़ा सा इस तरह से। अगले टेम्परेचर पे जाओगे तो ये यहाँ पे मैक्सिमम इस तरह से। ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे। तो ये हो गया लेमदा 1 या लेमदा M1 कर देता हूँ, लेमदा M2 और लेमदा M3। M फॉर मैक्सिमम और 1 2 3 यानी कि हमने अलग अलग टेम्परेचर लिया। ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे और ये T3 टेम्परेचर पे। ठीक है। तो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम मान लीजिए बनाते हैं तो इस तरह के आपको ग्राफ मिलेंगे। और इस तरह का ग्राफ मिलेगा रीजन दूसरा कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर, इसकी बात हम करें, है ना, टेम्परेचर की बात हम लोग करें तो टेम्परेचर में क्या होगा, अरे मैंने कुछ गलती करी है क्या, एक सेकंड, वो पहले वाला ग्राफ ही ठीक है, क्योंकि वो वी में बनते हैं तब इस तरह के बनते हैं ना। तो आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो भाई यहाँ पे दो चीज़ों में ग्राफ बन सकता है ना, ऐसा ग्राफ दो चीज़ों में बन सकता है। आपको वो दिमाग में रखना है कि किस में बना रखा है। देखो लेमदा में ग्राफ बन रखा है वो अलग बनेगा। अगर मान लीजिए ये ग्राफ यू और, अभी जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था ना वो यू और किस में बना दिए थे, न्यू में बना दिए थे। तो क्योंकि न्यू और ये दोनों क्या होते हैं लेमदा और न्यू की बात करूं तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमदा, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, न्यू इक्वल टू सी लेमदा, सी तो कांस्टेंट हुआ, तो वो ग्राफ उल्टा बन जाता है। ठीक है। तो इसमें वो दे रखा था, लेकिन हमें लेमदा वाला ग्राफ याद रखना है क्योंकि लेमदा वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो पहले बनाया था वो ठीक बनाया था, फिर इसमें देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो अपने को क्या करना है, ये इस तरह के ग्राफ इसमें बनेंगे, है ना। क्या ग्राफ बनेगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है। और आप देख भी सकते हैं, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, लेमदा 1, लेमदा M1, लेमदा M2 और लेमदा M3। ठीक है। टेम्परेचर ये T1, T2 और T3। तो अब इसमें रिलेशन क्या हुआ, इसमें रिलेशन, क्योंकि देखो यहाँ क्या कह रहा है, या ये कह रहा है लेमदा M1 की जो वैल्यू है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर, ये इस तरह से T3 से T2 ग्रेटर देन होगा, T2 से T1 ग्रेटर देन होगा। ये ग्राफ जो है ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन जो है एक नेट के एग्जाम में आया था, ये ग्राफ बना हुआ था। ठीक है। ये कंडीशन दे रखी थी। उसके बाद एक ग्राफ में जो मैंने अभी जो पहले बनाया था ना, ये इस तरफ बना दिए थे, फिर इसमें आगे क्रॉस कर दिए थे। इस तरह से अलग अलग ग्राफ बनाए थे, कहते कि इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए कौन सा ग्राफ सही है। तो ये ग्राफ क्या होगा, अब ये वीन का विस्थापन नियम अगर आपको पता है तो उससे आप ये पता कर सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लेमदा क्या होगा, कम होगा। तो ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसके लिए लेमदा क्या आ रही है, देखो कम आ रही है। ये इससे कम है तो इसके लिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इससे कम आ रहा है तो ये आ रहा है। और ये जो है ग्राफ आपस में कभी भी नहीं काटते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आने के चांसेस हैं कि इस तरह के ग्राफ देखें कि पूछ ले कौन सा ग्राफ सही होगा। और भी ग्राफ बना देंगे इसके साथ। ए ऑप्शन में ये आ गया, बी ऑप्शन में ये इस तरफ बना देंगे। ठीक है। सी ऑप्शन में ये इसको काट देंगे, काटते कभी नहीं है ग्राफ, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको बना के दे देंगे। और ये नेट के एग्जाम का 3.5 नंबर का क्वेश्चन था, जो आपने जब मैंने एग्जाम दिया था ना उस टाइम की बात है ये, है ना, 2016 के आसपास की बात है, जब ये जून या मई दिसंबर का जब एग्जाम हुआ था उसमें भी ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोग गलत करके आ गए थे इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि ये नियम उनको उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि इस नियम के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनता है। ठीक है। तो कुल मिला के जो है आधा घंटे करीब हो गया है। और मेरे ख्याल से अच्छा एक नियम और बच गया इसमें, स्टीफन का नियम, वो कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं।
वीन का विस्थापन नियम हो गया, ये हो गया। अब है नेक्स्ट जो है वो स्टीफन का नियम है ना। तो नेक्स्ट है स्टीफन का नियम। अब जो है ये ब्लैक बॉडी जो है हमारे पास, या कोई भी बॉडी है, उसके अंदर से मान लीजिए क्या हो रहा है, रेडिएशन एमिट हो रही है। तो इन्होंने ये कहा था, दो नियम तरह के नियम दिए थे। एक तो है कि अगर आपके पास सराउंडिंग में और यानी कि जो वातावरण है उसमें और बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस केस में क्या होगा। और एक अगर मान लीजिए डिफरेंस कम है तो क्या होगा, ठीक है। तो जो रेडिएशन एमिट हो रही है, ठीक है, जो रेडिएशन हमारे पास एमिट हो रही है उसके अंदर की इन्होंने ये कहा था कि जो कृष्णिका है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से और प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रति एकांक समय में निकलने वाली जो रेडिएशन है वो उस कृष्णिका की जो अपने पास टेम्परेचर है, उसका तापमान है, उसकी चौथी घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये किसके लिए बोला है, एमिटेड रेडिएशन के लिए। तो एमिटेड रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी होगी वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, 10⁴ के। ये किसने कहा था, ये कहा था स्टीफन ने। और जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये इक्वल में आकर ये इस तरह से इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है वो है। और ये स्टीफन कांस्टेंट, इसे क्या कहेंगे, स्टीफन कांस्टेंट। तो मैं लिखा नहीं है यहाँ पे, हाँ, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी स्टीफन लो, ठीक है। इसे बोलेंगे स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है स्टीफन कांस्टेंट की, ये वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻, करीब करीब 10⁻ में कितने में चल रहा है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, -6 है या -5 है। स्टीफन किरचॉफ लॉ तो मैंने करा दिया था, ये भी हो गया है। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन कूलिंग लॉ, ये भी कंप्लीट है अपना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक सेकेंड है ना, ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। 10⁻⁸ आएगा ये 8 में, है ना। ये कितना है, 10⁸ में है 5.7, ये है 5.7 इंटू 10⁸। और इसकी अगर वो देखें तो वाट सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर -4, ठीक है। ये जो है इसकी इक्वेशन आपको नहीं यार, ये भी -8 में तो जूल पर सेकेंड है, एक सेकेंड, जूल पर सेकेंड मीटर, ठीक है, जूल पर सेकेंड और पर मीटर, जूल पर सेकेंड पर मीटर, ये है इसमें, ठीक है। 10⁸ में ये स्टीफन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आएगी तो 5.7 इंटू 10⁻, प्लस में 8 जूल। ये किसमें, एम केस में लिखा मैंने ना, वो जो मैंने सेंटीमीटर वाले में आएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये किसमें है, एम केस के अंदर हमने लिखा है, एम केस में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अभी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे एक बार फिर से। तो स्टीफन का जो नियम है वो स्टीफन का नियम ये हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि आपके पास जो वातावरण और उसकी बात हम करें, उस केस की अगर बात करें कि जब ये टेम्परेचर है जो आपके वातावरण है, जो सराउंडिंग है, उससे क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर सूरज की बात हम करेंगे, तो सन की बात करेंगे तो सन का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 5000 6000 केल्विन के आसपास है, तब आपको ये नियम लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात करें, अगर अपने मान लीजिए घर में कोई चाय गर्म कर रहे हैं या कोई हमारे पास कोई वस्तु है जिसको गर्म किया, उससे अगर हम रेडिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो भी जो कृष्णिका है उसका टेम्परेचर जो है वो भी मायने रखेगा। तो वहाँ पे ये नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो नियम क्या हो जाएगा कि जो रेडिएशन होगी E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, T⁴ और T⁴, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये नियम जो है इस तरह से बन जाएगा आगे, इक्वल टू सिग्मा T⁴ T⁴, ठीक है। अब इसको आगे किस में सोल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको आगे जो है उसमें dE/dt वाली फॉर्मूले में भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, तो आगे जो है ये पूरे, अगर ये तो किसमें है,
एकांक क्षेत्रफल में से संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू लिख देता हूँ। ये जो इक्वेशन मिलेगी आपको DE/dt, ये इक्वेशन मिल जाएगी, ये भी आपको याद रखना है ना फॉर्मूला। और ये वैल्यू मिलेगी आपको सिग्मा E एप्सिलॉन अपॉन A J T⁴ T⁴ ठीक है। और फिर से हम क्या कर सकते हैं, dq/ जो dt है हमारा वो किसके बराबर, ये एक तरह से dq/dt हो जाएगा। dq/dt जो है वो हमारे किसके बराबर है, ms dt/d, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया था dq बराबर ms dt होता है, ठीक है। दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया टाइम से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि dt/dt, ये टेम्परेचर के लिए, ये टाइम के लिए, इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास कि सिग्मा दिस डिवाइडेड बाय msj T⁴ T⁴, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंजेस अगर टाइम के साथ देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और अगर मान लीजिए एनर्जी में चेंजेस देखना है तो इस तरह से हो जाएगा। नॉर्मली इन पे न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतने सारे, और ये सारी की सारी वैल्यू किसमें है, पॉइंटों में वैल्यू आती है। जब ये वैल्यू रख के आप उसमें न्यूमेरिकल करते हैं तो करीब 10 मिनट तो आपको सिर्फ इसको सोल्व करने में लग जाएगा आपस में, ठीक है। इसलिए इस तरह की वैल्यू आपको नहीं देंगे। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह का आएगा। क्वेश्चन जो है वो इस पे या इस पे डिपेंडेंसी क्वेश्चन आएगा, और उसके अंदर आपको सिग्मा युग्मा तो आपस में कट जाएंगे। कैसा देंगे, रेशियो वाला क्वेश्चन देंगे। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है, रेशियो का क्वेश्चन आएगा, है ना। अनुपात वाला जो है वो क्वेश्चन आएगा जिसमें सारे के सारे कांस्टेंट कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी किसकी बचेगी, T⁴ वाली डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन जो है वो आपके बचेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है, आप इस पर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, इसी पे जो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसी पे मिलेगा, चाहे नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो इसी पे क्वेश्चन आता है, इस पे नहीं आता, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, उनका कैलकुलेशन करना बड़ा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ एग्जाम, ठीक है। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको कैलकुलेशन जो है वो कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देने की संभावना रहती है कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि जो एमिटेड एनर्जी है वो T⁴ के प्रोपोर्शनल होती है, बस वो दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है स्टीफन का जो नियम वगैरह हैं ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो थर्मल जो रेडिएशन वाला जो टॉपिक है ना, थर्मल प्रॉपर्टी वाला जो है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इसमें टॉपिक थे वो सारे कर लिए। अब उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। काफ़ी टाइम हो गया है ना, करीब 1-1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले पढ़ लिया और आधा घंटे से ज़्यादा अभी पढ़ लिया। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है ना, पर थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी हमारा कंप्लीट ऊष्मागतिकी की स्टार्ट नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है अब जब आज न्यूमेरिकल कर लेंगे उसके बाद जो है आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैंने आपको कहा था मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आपको करवाने वाला हूँ जो आप पहली बार करेंगे और ये 100% सही है ना। आप क्वेश्चन देखिए उसके बाद आप इसको समझना, है ना। ये क्या कह रहा है, फाइंड द क्वांटिटी, देखना समझना इसको, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, है ना, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस 8। अब क्वेश्चन देखिए, गिवन लिखना बड़ा जरूरी है जब भी क्वेश्चन करें। 40 ग्राम क्या है, आइस, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है कि 40 ग्राम आइस जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, आइस -20 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर 820 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने क्या किया है, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया है, और ये वाटर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी हीट रिक्वायर है इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक आइस जो है वो कितने पे है, 40 ग्राम का आइस है, -20 डिग्री सेल्सियस पे पड़ा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है पानी में, ठीक है। और कितने डिग्री होना चाहिए इस पानी का टेम्परेचर, 0 डिग्री जो सेल्सियस है उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको ये जो हीट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी चाहिए उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि नहीं, क्वेश्चन है ना। अब आप इसमें देखिए, इसमें आपको लेटेंट हीट दे रखी है, पहली कौन सी दे रखी है, LF फ्रीजिंग वाली, वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में गिवन है, वो है 0.336 × 10⁶ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये तो इसकी स्पेसिफिक हीट हो गई, लेटेंट हीट हो गई। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, S दे रखा है आइस के लिए, स्पेसिफिक हीट दे रखी है ना आइस की, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2100 जूल पर
किलो कैलोरी, ठीक है, केल्विन। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट किसकी दे रखी है, वाटर की दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, वो है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको दे रखी है। अब एक चीज इसको समझिए, है ना, ये सब कुछ इसमें समझने का खेल है और कुछ नहीं है। अगर आप समझ जाओगे ना सिंपल सा कि ये हो क्या रहा है प्रोसेस में, वो मैंने जो ग्राफ बताया था आपको, ठीक है, कौन सा ग्राफ बताया था, टेम्परेचर में और हीट में जो ग्राफ बताया था, वो ग्राफ आपको दिमाग में होना चाहिए। वो ग्राफ क्या कहता है, आप इस प्रोसेस के लिए ग्राफ अगर बनाते हैं तो क्या ग्राफ बनेगा, ये आइस मान लीजिए पहले यहाँ है, ठीक है, आइस क्या है, यहाँ पे है, ये इसका टेम्परेचर और ये इसकी हीट, उस दोनों में आपने ग्राफ बनाया जो हीट गिवन कर रहे हो। तो क्या होगा, पहले ये कहाँ पे था, ये यहाँ था, जब टेम्परेचर मान लीजिए मैं यहीं कर देता हूँ, है ना, टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस और बर्फ पड़ा। तो क्या होगा, पहले आप -20 डिग्री सेल्सियस इस बर्फ को हीट देंगे, तो क्या होगा, इसके हीट राइज होगी, मतलब इसके जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, राइज होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, 0 डिग्री केल्विन तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री केल्विन पे पहुँच गया। इसमें अवस्था परिवर्तन होगा क्या, नहीं, इसमें क्या होगा, इस हीट के साथ साथ इसका टेम्परेचर बदलेगा। अब आगे क्या होगा, आगे, अच्छा मैं टेम्परेचर यहाँ उल्टा बना दिया, ये टेम्परेचर मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, और ये हीट यहाँ बना देता हूँ क्योंकि हीट रिक्वायर्ड है ना। तो ये टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, ये है -0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ ये है। अब ये क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, अभी भी वो बर्फ है। अब यहाँ से अगर आप हीट बढ़ाते हैं आगे तो क्या होगा, यहाँ से जब आप हीट बढ़ाएंगे तो इसके टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, अब ये अवस्था परिवर्तन करेगा। समझ पा रहे हो मेरे बात को, तो यहाँ क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ, इस पॉइंट तक अवस्था परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो चुका है, हीट बढ़ा रहे हो आप, पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर कितना है उसका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये इसमें पानी में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, इसका और हीट दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये 0 डिग्री से बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर पानी है, 0 डिग्री से कहाँ पहुँच गया, ये 20 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो ये टोटल मिला के ये हीट और ये हीट, तीनों हीट आपको निकालनी है, यानी कि H1, H2 और H3 निकालनी है। ये हीट टेम्परेचर राइज की वजह से हो रही है, ये हीट अवस्था परिवर्तन की वजह से हो रही है, ये हीट टेम्परेचर राइज की वजह से हो रही है। आ गया समझ में, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब आप इसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और अगर आपने ये गच्चा यहाँ खा गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वो ग्राफ बनवाए थे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। तो सबसे पहले क्या है, हम निकालेंगे कि फर्स्ट H1 में क्या हो रहा है, H1 में आइस जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँचता है, 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है। -20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँचता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। ठीक है, तो यहाँ क्या अवस्था परिवर्तन हो रही है क्या, नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है आपके पास ये हीट कैसे निकालेंगे, H1 जो होगी वो क्या हो जाएगी, S1 कह देता हूँ उसको आइस के लिए, या MS आइस डेल्टा T। समझ पा रहे हो, लिखा था ना, तो MS आइस इंटू डेल्टा T, ये इक्वेशन यहाँ से बनने वाली है। अब ये किस में दे रखा है, S किलोग्राम में, हमें किस में दे रखा है, ग्राम में। देखो किलोग्राम में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.4 भाई 40 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 0.4 ही आएगा। ठीक है, 0.4 जो है आपके पास 0.04, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे ना, किलोग्राम बदलेंगे, 0.04 इंटू, ठीक है, S कितना है इसके लिए, ये S है, इंटू टेम्परेचर कितना होगा, -20 से 0 पे आ रहे हो, है ना, -20 से कितने आ रहे हैं, 0 पे आ रहे हो, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 20, ये हो गया 20। टोटल मिला के जब इसको मल्टीप्लाई करके मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, ये आपको मिलेगा 1680 जूल। अब आ जाइए सेकेंड प्रोसेस पे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, ये तो समझ में आ गया, आपको बना लिया होगा डायग्राम। अगला देखिए बी में आएगी आपके पास ये, तो उसमें क्या हो रहा था, लेटेंट हीट। अब क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ कौन सा जाएगा, सॉरी लेटेंट हीट का कंसेप्ट।
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी चेंज ऑफ स्टेट आएगी उसका मतलब क्या है, लेटेंट हीट। ठीक है, कहाँ से क्या हो रहा है, आइस से कहाँ जा रहे हो, वाटर में जा रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ml, भाई उसमें क्या होगा ml, तो यहाँ से H2 जो आप देखोगे वो क्या हो जाएगी m, और L कौन सी, फ्यूजन वाली। ठीक है, तो ये m कितना है, क्योंकि ये किस में दे रखी है, किलोग्राम और जूल में, तो इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, तो 0.04 इंटू ये हो जाएगी 0.336 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको मैं देख लेता हूँ कितना आता फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू जो आपको मिलने वाली है ये मिलेगी 13440 जूल, 13440 जूल। तीसरा कंसेप्ट देखिए सी। ठीक है, अब सी में क्या हो रहा है, सी के अंदर ये हो रहा है कि अब आपके पास ये वाटर से किस में जा रहे हैं हम, वाटर से वाटर में ही जा रहे हैं, अवस्था परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्या टेम्परेचर राइज है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ये वाटर है और इस वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस से आप कहाँ जा रहे हो, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर राइज होने के लिए फिर से कंसेप्ट कौन सा आएगा, ये वाला, तो H2 इज इक्वल टू H3 है ना, H3 इज इक्वल टू MS। ठीक है, S कौन सा, वाटर का, इंटू डेल्टा T। ठीक है, M कितना है, किलोग्राम में देखेंगे तो 0.04 इंटू वाटर के लिए S कितना है, आ गया ये रहा 4200 मल्टीप्लाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ से 0 से 20 जा रहे तो कितना राइज हुआ, 20 राइज हुआ। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फाइनल वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 18480, 18480 जूल। ठीक है, इस प्रोसेस में टोटल हीट कितनी होगी, तो टोटल हीट जो होगी H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, तो ये प्लस ये जब तीनों को जोड़ दोगे तो तीनों को जोड़ने पे ये आपको फाइनल जो वैल्यू मिलने वाली है, सॉरी ये 18 नहीं है, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये तो टोटल वैल्यू आ रही है 3360, ये आएगी 3360। ठीक है, और जब इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 18480 जूल। ठीक है, अब आप सोचिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, और आता है ऐसा क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा होता भी है, आप अगर उठा के देखें, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें इससे पहले अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है ना, तो है कितना, जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कितना अजीब लगता है। मतलब मैंने खुद ने भी जब ये क्वेश्चन सोल्व करना जब स्टार्ट किए थे तब मुझे मतलब इनको पढ़ता था तो अजीब सा लगता था, यार ये कैसे करें क्वेश्चन, समझ में नहीं आता था कुछ। लेकिन जैसे ही वो ग्राफ समझ में आने लगे उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आइस है वो इतने डिग्री सेल्सियस पे था, तो पहले तो आप ये दिमाग में, और आएगा आइस पे, क्योंकि आइस का क्वेश्चन जो है हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ है और वो पानी है वो दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से पहले बर्फ जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, पानी में कन्वर्ट होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, और फिर 0 डिग्री से फिर बाद में राइज करेगा। तो वो जो कंसेप्ट है वो दिमाग में होना चाहिए। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको आराम से देंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो मैं 100% फिर से कह रहा हूँ, जो वीडियो कर रहा है ये आपको ऐसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर आप जयपुर में पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग कर रहे हो, वहाँ पे भी देख लेना ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाएगा। ठीक है, अक्सर इन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, वो सिर्फ स्टीफन्स लो, किरचॉफ लो, इन्हीं पे क्वेश्चन करवाते हैं, सिंपल से। इस तरह के क्वेश्चन वो नहीं करवाते क्योंकि उन पे खुद भी कंसेप्ट इन पे क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि ये कितने वाहियात क्वेश्चन होते हैं। वाहियात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने की। पढ़ने से लगता है कि पता नहीं क्या करना है, लेकिन है बड़ी इजी, कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। पहले तो ये कह रहा है 5 ग्राम आपने आइस लिया है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्या लिया है, और लिया है 5 ग्राम स्टीम, ठीक है, भाप लिए 5 ग्राम, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज द फाइनल, अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो नया टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, जो नया टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब फिर से
कंसेप्ट पे चलिए। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने आपको जब स्पेसिफिक हीट वगैरह लिखवाई थी ना, तो वो किलोग्राम में लिखवाई थी। अगर ग्राम में हो तो कितनी होगी वो आप लिख लीजिए एक बार, है ना। अगर ग्राम की बात है तो ये अलग से लिख देना कि इसके अंदर गिवन है जो लेटेंट हीट है ना, फ्यूजन वाली, बर्फ से पानी वाली, वो ग्राम में अगर आप देखते हो तो ग्राम में होगी 80। ठीक है, इसमें लिख रखा होगा कहीं, मैं वो आपको लिखवा देता हूँ वैल्यूज। ये रही, है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम में। वो मैंने आपको जूल पर ग्राम में लिखवाई थी, जूल पर किलोग्राम में लिखवाई थी वहाँ पे, ना। अगर मान लीजिए कैलोरी में है तो कैलोरी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि कैलोरी में करने होते हैं कई सारे क्वेश्चन। तो कैलोरी पर ग्राम में ये होती है लेटेंट हीट, किसके लिए, फ्यूजन के लिए, है ना। और इसी तरह से वेपोराइजेशन वाली जो लिखवाई थी ना, वो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। कई बार इसको 540 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये कैलोरी पर ग्राम में भी लिख लेना। मैंने आपको जब वो लिखवाई ना, जो दूसरी, वो दोनों किस में लिखवाई थी, वो जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था, है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे रखी थी ना, फ्यूजन वाली 0.336 × 10⁶, वो किस में थी, वो थी आपके पास जूल पर किलोग्राम में। और ये किसमें, कैलोरी पर ग्राम में, क्योंकि इसमें कैलोरी ग्राम में आ रहा है ना क्वेश्चन। तो जब भी ग्राम में किसमें आए तो उसको कैलोरी पर ग्राम में ये लिखना है। तो ये जो चीज़ है, ये हालांकि आपको गिवन होगी, और फिर भी नहीं हो तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लें, कैलोरी वाला। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो समझते हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो, अब इसके लिए वेपोराइजेशन की, आप यहाँ से समझ सकते हो, वेपोराइजेशन की जो है वो एनर्जी है वो कितनी है, कैलोरी पर ग्राम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेपर को पानी में बदलने के लिए इतनी कैलोरी आपको पर ग्राम में चाहिए, और इस आइस को पानी में बदलने के लिए 80 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आप 5-5 ग्राम लिए, 5-5 ग्राम का मिक्सचर करोगे तो क्या इस आइस से इतनी एनर्जी मिल सकती है क्या कि ये स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाए? नहीं मिल सकती, क्योंकि देखो 5 ग्राम से अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलोरी निकालोगे तो कितनी आएगी, 8 × 5 करोगे तो 400 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेपर है, 1 ग्राम वेपर भी जो है वो पानी में कन्वर्ट नहीं हुई, इतनी एनर्जी उसके पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जनरेट होने वाली एनर्जी इसको पानी बनाने, यानी कि स्टीम से पानी बनाने वाली जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेगा, तो क्या होगा, नहीं कर सकता कंप्लीटली। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या रहेगी, स्टीम ज़्यादा रहेगी। अगर आप बर्फ़ और पानी को मिला दोगे तो बर्फ़ तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्टीम अंदर रहेगी ऑलरेडी। तो जब स्टीम रहेगी इसका मतलब क्या हुआ, तो अब देखते हैं, इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि पहले तो क्या होगा, आइस जो है, ये दोनों मिक्स करोगे तो पहले तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, पानी में कन्वर्ट होगा। जब आइस पानी में कन्वर्ट होगा तो क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी मिलेगी। अगर हीट देखूँ मैं Q, उसको Q की फॉर्म में लिखूँ तो पहले तो क्या होगा, mLF होगा। ठीक है, m किसका, आइस का है ना, तो इसको 1 पे दे देता हूँ, m1, और ये मान लीजिए m2 m1 और LF। अब ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, ये वाली 80 × दिस। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर भी अब पानी बन गया, पानी बनने के बाद भी अभी तो भाप है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाप क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को और राइज करेगी। तो जब टेम्परेचर राइज करेगी तो एनर्जी क्या होती है, वो होती है m1s और डेल्टा T। कहाँ तक जा रहा है, पहले तो आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाली कंसेप्ट आ गया। फिर जो पानी में कन्वर्ट हुआ, पानी इस भाप की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 × 80, क्योंकि ग्राम में इसलिए मैंने 80 लिया है। ठीक है, नहीं तो क्या लेता, 3.33 × 6 किलोग्राम में होता था ना, प्लस यहाँ से 5 × S। अब ये स्पेसिफिक हीट कितनी है तो वो आपको गिवन होगी इसमें। ठीक है, तो इसके लिए जो है पानी के लिए स्पेसिफिक हीट, यानी कि आइस से जब पानी बनता है तो ये ग्राम में अगर देखें तो कितनी होती है स्पेसिफिक हीट, ये 1 होती है। ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो कितनी हो गई, 1 × डेल्टा T कितने पे गया, 100 पे। तो कुल मिला के इनको सोल्व कर लीजिए, कितनी वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 900 कैलोरी। ठीक है, यानी कि इस बर्फ को पानी बन के और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला Q1। Q2, अब जब इसको मिक्स करोगे तो बर्फ क्या करेगा, बर्फ जो है वो इस स्टीम को किस में कन्वर्ट करेगा, पानी में कन्वर्ट कर, पहले इसको टेम्परेचर को कम करेगा पहले तो। ठीक है, टेम्परेचर को कम करके किस में कन्वर्ट करेगा, पानी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई, स्टीम तो ऑलरेडी है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप अगर इसको ठंडा करोगे स्टीम को, तो इसका मतलब इसमें से एनर्जी निकाल रहे हो, वो निकाल रहे हो कौन सी है, वो लेटेंट हीट है। वो लेटेंट हीट क्या करेगी, इसको पानी में कन्वर्ट करेगी। तो वो कन्वर्जन होगा, उसकी बात मैं करता हूँ, वो कितना होगा, mL2। ठीक है, क्या स्टीम का
क्या स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे इस बर्फ को मिलाने की वजह से कम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको एनर्जी इतनी चाहिए अगर कम करना है तो। अब आप देखिए इसकी एनर्जी कितनी आती है। अब सिर्फ कन्वर्जन की मैं देखता हूँ तो कन्वर्जन की एनर्जी कितनी आएगी? 5 ग्राम इंटू दिस कितनी आई? 2680 कैलोरी। अब आप सोचिए कि बर्फ जो है उसको पानी में कन्वर्ट होके और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 900 चाहिए। और अगर आप भाप को सिर्फ भाप से पानी में कन्वर्ट करते हो, टेम्परेचर कम नहीं कर रहे हो, भाप को सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पानी में कन्वर्ट, तो भी एनर्जी कितनी चाहिए? इतनी। तो क्या बर्फ इतनी एनर्जी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो उल्टा क्या होगा, ये इससे एनर्जी 900 दे देगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि Q2 जो है वो ग्रेटर देन है Q1। तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीटली भाप, जो भाप को कंप्लीटली पानी में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, वो तो है ही नहीं ना, 900 कैलोरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाप जो है वो पूरी तरह से किसमें, पानी में कन्वर्ट होगी नहीं। तो जब भाप पानी में कन्वर्ट होगी नहीं और उल्टा बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो टोटल मिला के टेम्परेचर कितना रहा उस सिस्टम का? उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना रहेगा? जब भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये उल्टा होता, यहाँ पे मान लीजिए आप 100 ग्राम पानी ले लेते हैं और ये 5 ग्राम में होता, तो 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है ये? ठीक है, 100 ग्राम से मल्टीप्लाई करते ये 8000 हो जाता। 8000 में से क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट। तो आपको 2680 चाहिए, तो 2680 चाहिए, तो 2680 में से 8000 में 2680 तो क्या आ गया? पानी में कन्वर्ट। फिर हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना कम होता, वो यहाँ इक्वेशन में रखकर उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है। ठीक है, हो गया। चलिए अब कुछ स्टीफन्स लॉ और उन पे भी कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ये दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए यहाँ पे। यहाँ से देखिए, सॉरी, थोड़ी सी अभी वायरल का असर है बाकी। ये क्वेश्चन देखिए सबसे पहले। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लेमदा एम फॉर द मून इज लेमदा एम, क्वेश्चन है गिवन लेमदा एम फॉर मून इज 14.5 माइक्रोन, है ना, माइक्रोन। तो माइक्रोन को मैं सीधा सीधा इसमें म्यू में लिख देता हूँ ना। ठीक है, जो इसको मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये गिवन है मून के लिए। ठीक है, फाइंड द इट्स टेम्परेचर। ये कह रहा है कि अगर मून जो हमारे पास है ना, जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से जो रेडिएशन आ रही है उसके लिए हमने ग्राफ बनाया। कौन सा? ये वाला। ये ग्राफ बनाया तो इस चंद्रमा के लिए ये लेमदा मैक्सिमम जो है ये कितनी आ रही है? ये आ रही है इतनी। तो इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है? अब आप सोचिए, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ सीधे सीधा कि लेमदा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही है क्वेश्चन, टेम्परेचर कितना होगा चंद्रमा का। तो ऐसे हम टेम्परेचर फाइंड आउट, जो सन का टेम्परेचर है ना वो भी ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास सूर्य का टेम्परेचर हम कहते हैं ना कि 5000 या 6000 के आसपास केल्विन में, तो वो कैसे आया? वो वहाँ से जो रेडिएशन आ रही है उसके लिए ग्राफ बनाया गया लेमदा और एनर्जी डेंसिटी में। उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम लेमदा कितना आ रहा है उसका, ये मैक्सिमम लेमदा आ रहा है, तो उस मैक्सिमम लेमदा को बी से डिवाइड करके क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या आया? बी अपॉन लेमदा मैक्स। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आप जानते हैं 2 पॉइंट कितना है? 2.89 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू है वो दे रखी है आपको 14.5 इंटू 10⁻⁶। सोल्व कर लेंगे इसको, फाइनल जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी 199.3 केल्विन। तो इसका मतलब क्या हुआ? केल्विन में है, यानी कि चंद्रमा का जो टेम्परेचर है वो किस में है? सेल्सियस में जाओगे तो माइनस में जा रहा है। तो इसका मतलब चंद्रमा जो है बहुत ठंडा है। चंद्रमा क्या है? बहुत ठंडा है, जो हमने इससे प्रूव कर दिया। उसका टेम्परेचर कितना आ रहा है? 199.3 केल्विन। और केल्विन में 273.16 को हम किसके इक्वल मानते हैं? 0 डिग्री के।
ठीक है, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर लोगे करीब करीब, इसको 200 मान लेते हैं, तो क्या हुआ माइनस का 73.6 या 73.16 जो है क्या है माइनस में 73.16 सेल्सियस। अब आप सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ जम जाती है, तो माइनस में 73.16 पे क्या होगा, इतना ठंडा होता है चंद्रमा। ठीक है, चलिए आगे समझ में। तो इस क्वेश्चंस पे या इस वीन के विस्थापन नियम पे कैसे आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसका एक एग्जाम्पल आपने देख लिया और देखते हैं। चलिए उसके बाद में अगला है कि टोटल रेडिएशन इंसिडेंट, देखना क्वेश्चन को, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए बॉडी इज 400 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें इस क्वेश्चन में गिवन है क्यू, टोटल एनर्जी दे रखी है ना, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 400 जूल। ठीक है, उसके बाद लिखा है इफ 20% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक, 20% तो रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, तो 20% रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आगे एंड 120 जूल इज एब्जॉर्ब, उसके अंदर एब्जॉर्ब वाली वैल्यू, एब्जॉर्ब कितनी दी 120 जूल। देखो ये तो जूल में दी है, परसेंटेज में दी, तो दिमाग में लगाना आपने वो ये चीज। ठीक है, उसके बाद में देन फाइंड द ट्रांसमिटिव पावर, क्या पूछिए ट्रांसमिटिव पावर पूछ ली। ठीक है, तो ट्रांसमिटिव पावर का मतलब क्या पूछा है, स्मॉल टी जो कोफिशिएंट है वो पूछा। ठीक है, वो क्या होता है क्यू टी अपॉन क्यू पूछा है। अब आप इसमें से देखिए ये परसेंटेज में दिया है, तो इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा 400 का भाई, 10% कितना होगा 40, तो 20% कितना होगा 80, तो इसका मतलब ये कितना होगा Q रिफ्लेक्टेड जो है वो कितना होगा 80 जूल होगा। तो कुल मिला के Q इज इक्वल टू Q, सबसे पहले रिफ्लेक्टेड, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये कितना है 400, रिफ्लेक्टेड कितना है, रिफ्लेक्टेड 80। ठीक है, ये कितना है 120, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात हम करें तो ये आपके पास मिलेगा टोटल मिला के 120 में से QT जो मिलेगा वो हो जाएगा 400 माइनस। ठीक है, QT 400 माइनस ये हो जाएगा 200, तो कितना आया 200 आया। ठीक है, अब पूछा क्या है, T पूछा है, वो क्या होता है QT अपॉन Q, यानी कि 200 अपॉन 200 दैट इज 1/2। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 50%, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 50%। तो 50% क्या आएगा इसका वैल्यू, कि जो आपके पास इंसिडेंट हो रही है तो इसकी ट्रांसमिटिव पावर कितनी होगी 50% होगी। परसेंटेज में तो ये, और वैसे पूछे तो कोफिशिएंट कितना होगा 1/2, क्योंकि ये 0 से किसके बीच में आना चाहिए 1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे चलिए, बड़े सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं। ठीक है, और लेटेंट हीट वाला यानी कि गुप्त ऊष्मा वाला, और जो ये पावर हम देखते हैं ना आपस में जो मिक्सचर होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप अच्छे से दिमाग में जरूर रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%। आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, एक ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर T से इंक्रीज करते हैं 50%। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस, कि इसके सरफेस से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उस पर कितना परसेंट वो जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कितना था T को जो 50% इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा 1.5 T हो जाएगा। भाई पहले T था, ठीक है, पहले क्या था T था, T में आपने क्या किया 50% इंक्रीज किया, इसका मतलब आधा और बढ़ा दिया, तो कितना मिल गया आपके पास 1.5 T। ठीक है, या इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 3/2, है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 3/2T कर दिया। अब जब 3/2T यानी कि टेम्परेचर 3/2T कर दिया है तो रेडिएशन कितनी होगी, तो हमारे पास क्या है ये फॉर्मूला रहा कि ये प्रोपोर्शनल किसके होता है T⁴ के। ठीक है, तो पहले कितना था ये था, अब कितना हो गया E डैश इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, तो कितना है ये 3/2, है ना, 3/2 T⁴। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे डेल्टा E अपॉन E इंटू 100, ये आपको फाइंड आउट करना है। यही पूछा क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन में क्या पूछा डेल्टा E अपॉन E, तो डेल्टा E कितना होगा, तो
डेल्टा ई यानी कि चेंज कितना हुआ एनर्जी में, तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ माइनस ये, ठीक है। तो क्या हो गया, अच्छा इसका 4 टाइम कर सकते हैं क्या, कर लो आप, 81 और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 16 है ना, ये 16 T⁴ माइनस T⁴ 4, ठीक है। ये डेल्टा ई मिल गया, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 81/16 T⁴ माइनस T⁴ अपॉन ई कितना है T⁴ इंटू 100, परसेंटेज में देखना है इसलिए 100 T⁴ सब में से कैंसिल इंटू 100, पूरे को सोल्व कर लीजिए। फाइनल जो वैल्यू आपको मैं लिख देता हूँ, ये जो फाइनल वैल्यू आपके पास आने वाली है, ये आने वाली है करीब 406%, लगभग 400। तो इसका मतलब क्या हुआ, 400% जो है वो रेडिएशन बढ़ गई। कितने टेम्परेचर बढ़ाने पे, सिर्फ और सिर्फ आपने टेम्परेचर आधा बढ़ा, मतलब 50% टेम्परेचर बढ़ाया है, जिसमें आपके पास एनर्जी कितनी बढ़ गई, 400% की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। आया समझ में। तो मैंने आपको क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस T⁴ वाले पे, तो आपको कभी भी वो MSDT वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट देखा जाएगा कि आपको कंसेप्ट है कि नहीं है दिमाग में, कैलकुलेशन नहीं देखी जाएगी, है ना। तो कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। और ये परसेंटेज वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना कि परसेंटेज वाले में डेल्टा ई अपॉन इंटू 100 ये दिमाग में रखेंगे आप। ऐसा नहीं हो कि आप इसमें माइनस, इसमें इसका इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ और वैल्यू मिल जाएगी जो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा ई होता है, जब भी परसेंटेज इंक्रीज का है तो ई डैश माइनस ई करने के बाद जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उससे डिवाइड करके हम परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया, जो आपके मोमेंटम वाले क्वेश्चन हुए थे ना, उसमें मैंने बहुत कराया कि मोमेंटम को इतना बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ दिमाग में आप रखेंगे, है ना। चलिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एक न्यूटन कूलिंग लॉ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए थे ना। न्यूटन कूलिंग लॉ का क्वेश्चन करना बड़ा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी है, ये है एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज फ्रॉम क्वेश्चन है सीधा द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, चेंज फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास T1 कितना है 60 डिग्री सेल्सियस टू कितना जा रहा है T2 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कम हो गया टेम्परेचर, कूलिंग हो रहा है इन 7 मिनट। तो टाइम जो है वो कितना है 7 मिनट, 7 मिनट में ये प्रोसेस हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बीइंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दैट इज T0 = 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट जो 7 मिनट में टेम्परेचर T है वो कितना हो जाएगा, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस आने में 7 मिनट लगते हैं, ठीक है। राउंडिंग का टेम्परेचर T0 गिवन है, नेक्स्ट 7 मिनट के अंदर टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो न्यूटन कूलिंग लॉ क्या कहता है, dt/dt इज इक्वल टू, ठीक है, dt/dt इज इक्वल टू क्या था K T - T0, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, dt का मतलब क्या है, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। अब यहाँ माइनस साइन आता है क्योंकि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले कितना था 40 था ना, तो 40 - 60 T2 - T1 करेंगे, लिख देता हूँ मैं एक बार, T2 - T1 दैट इज 40 - 60 यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लग रहा है 7 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब ये T कितना होगा, ये होगा इनका एवरेज, क्या होगा एवरेज। तो ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, ये होगा T1 + T2/2। ये दिमाग में अगर आप रखोगे ना तो ये आपकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। एवरेज टेम्परेचर हम लेंगे कितना हो जाएगा T नोट क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले आप इसके लिए इक्वेशन बनाओगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी -20 डिग्री सेल्सियस ये डिवाइडेड बाय 7 मिनट में चल रहे हैं ना, इक्वल टू -K 50 - 10 दैट इज 40। तो 20, तो K की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, माइनस से माइनस कैंसिल, K इज इक्वल टू इधर आएगा 40, तो 40 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ इसमें, ये होगा 20/7 डिवाइडेड बाय 40, यहाँ से आएगा ना, तो ये 2 टाइम्स, तो 1/14। ये आपके पास K की वैल्यू मिल गई, किसकी मिल गई, K की वैल्यू मिल गई। अब आगे चलिए, दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है,
दूसरे प्रोसेस में आप सोचिए कि नेक्स्ट 7 मिनट, तो आपके पास T1 कितना है 40 डिग्री, T2 जो आपको अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, ये दूसरा प्रोसेस इसलिए डेस लगा देता हूँ, है ना। डेल्टा टी टाइम कितना है, ये है आपके पास वही 7 मिनट, ठीक है। ये आपके पास फिर से वही वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे क्या बनेगी, डेल्टा टी अपॉन लिख दो, मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी अपॉन डी टी, सॉरी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के विद माइनस साइन T2 डेज और T1 डेज, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी T2 डेज माइनस T1 डेज कितना 40, ये 40 डिवाइडेड बाय 7 मिनट इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू कितनी है 1/14, तो ये 1/14 उधर से निकाल दिया अपन ने, ठीक है। T2 डेज फाइंड आउट करना है, T1 40 डिग्री से 40 डिग्री से, इस पूरे को सोल्व करना है, ठीक है। जब इस पूरे को कुछ गलती है क्या इसमें, माइनस और ये सॉरी ये जो है ना, ये यहाँ गड़बड़ कर दी ना अपन ने, ये गड़बड़ सॉरी यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 40 प्लस T2 डेज डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 10। भाई यहाँ क्या किया था अपन ने, T माइनस T0, ये ठीक है इन दोनों का, ये लगा ना T1 प्लस T2 का, तो यहाँ कितना है T1 40, T2 मुझे पता नहीं है, तो T1 प्लस T2 है, ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो तो मैंने वही लिख दिया था वापस, है ना, ये वैल्यू आपके पास मिलेगी, ठीक है। ये सारा का सारा जो है हमने अपने को सोल्व करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 40 प्लस, है ना। वैसे अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो ना, तो ये लिख लो इसकी फॉर्म में कि T1 डेज प्लस T2 डेज बाई 2 माइनस T0, ठीक है। आपको आगे समझ, यहाँ से लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के जो है ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब आप इसको फाइनली सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका टास्क है, ये सोल्व करने वाले टास्क पे मैं नहीं जा रहा। जब इसको फाइनल सोल्व करेंगे तो आपके पास T2 डेज जो मिलेगा वो मिलेगा 28 डिग्री सेल्सियस, कितना मिलेगा 28 डिग्री सेल्सियस जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है। ये आप जब फाइनल करोगे तो ये फाइनल आपको वैल्यू, अब माइनस साइन इधर ले जाओगे, ये प्लस, ये दोनों आपस में कन्वर्जन हो जाएंगे, उसके बाद सोल्व कर लोगे तो फाइनल जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 28 डिग्री सेल्सियस जो है इसका फाइनल आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, तो आप ये ध्यान देंगे कि ये जो T है ना, ये T1 प्लस T2 बाई 2 होता है, बस ये आप दिमाग में रखेंगे। मेन चीज़ ये है, और ये dt क्या है T1 माइनस T2 है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दो, ये और ये। यहाँ गड़बड़ करोगे, ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है, मैं पहले लिख रहा हूँ, ये गलती होने वाली चीज़ें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मुझे लगेगा कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको करवाने चाहिए, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देन उसके बाद में हम प्योर थर्मोडाइनमिक्स से पहले एक चीज़ और आती है, मैक्सवेल की जो स्टैटिक्स है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर हम लोग अणुगतिक सिद्धांत जो है ना, मॉलिक्यूलर एटॉमिक थ्योरी, वो हमें पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम जो है उसमें चलेंगे आपके पास जो मेन थर्मोडाइनमिक्स, जहाँ से हम जीरो लॉ वगैरह और कार्नो इंजन वगैरह वो सब स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।